A proposition is analytic when its validity depends solely on the definition of the symbol it contains, and synthetic when its validity is determined by the facts of experience. एनालिटिकल कोई प्रोपोजिशन केवल और केवल तब है जब वो अपनी डेफिनेशंस पे डिपेंड करती है। एग्जांपल लेके आए हम तो ट्रायंगल कर्व वगैरह वगैरह का, मैथमेटिक्स का अपने सिंबल्स पे डिपेंड करें जिनकी डेफिनेशन है कोई 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, कोई ये सब सिंबल्स हैं। 2 इज अ सिंबल, प्लस इज अ सिंबल, 4 इज अ सिंबल, इक्वेशन का जो मार्क है वो एक सिंबल है। ये सब सिंबल्स हैं, इनके जैसे कोई भी चीज फैक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये किस पे डिपेंड, जब प्रोपोजिशन अपने सिंबल्स की डेफिनेशन पर डिपेंड कर रही है पूरी तरह से तो वो एक एनालिटिकल प्रोपोजिशन है, और जब वो फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रही है, इंपीरिकल वर्ल्ड के जो फैक्ट्स हैं उन पर डिपेंड कर रही है, तब वो एक सिंथेटिक प्रोपोजिशन है। कोई इशू नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगी। The principle of logic and mathematics are true simply because we never allow them to be analytical and anything else. लॉजिक और मैथमेटिक्स प्रिंसिपल सत्य होते हैं क्योंकि हम उससे अब ये देखना क्या बात कहना चाह रहा है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको पूरा पढ़ते हैं। एनीथिंग एल्स एंड द रीजन फॉर दिस इज दैट वी कैन नॉट अबैंडन देम विदाउट कंट्राडिक्टिंग आवरसेल्फ, विदाउट सिनिंग अगेंस्ट द रूल्स which govern the use of language and making our utterances self-stultifying. In other words, the truth of logic and mathematics are analytical propositions or tautologies. He wants to say कि भाई लॉजिक और मैथमेटिक्स की प्रोपोजिशंस हैं, उनको हम एनालिटिकल के अलावा कुछ और होना, सत्य के अलावा कुछ और होना अलाउ ही नहीं करते हैं। हम अलाउ नहीं करते हैं। कैसे अलाउ नहीं करते हैं? ऐसे समझ नहीं कि इसमें हमारी मर्जी चल रही है। इसका अर्थ देखो, सेकंड लाइन में लिखा है द रीजन दैट वी कैन नॉट अबैंडन देम विदाउट कंट्राडिक्टिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि हम इन्हें सत्य होने से रोक ही नहीं सकते तब तक जब तक कि हम सेल्फ कंट्राडिक्टरी ना हो जाए। 2 + 2 को 4 होने से हम नहीं रोक सकते जब तक हम सेल्फ कंट्राडिक्टरी होके ये ना कहें 2 + 2 = 5 या 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4। हमारी लैंग्वेज के जो रूल हैं वो गवर्न कर रहे हैं इसे, और उन लैंग्वेज के रूल्स को हम अलग करके ये पाप न करने लग जाएं, सेल्फ सर्टिफाइड ना हो जाएं कि भाई हम सही हैं, बेशक वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं, हम जिद्दी ना हो जाएं, एक्सेप्टेंस ना दे दें उन चीजों, तब तक हम मैथमेटिक्स की और लॉजिकल की प्रोपोजिशंस को ट्रुथ होने से नहीं रोक सकते। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो नियम है ये हमारे ही नियम, हमारे लैंग्वेज के रूल नियमों में शामिल है। लैंग्वेज में किसी भी प्रोपोजिशन को बोल के देखो, हमारे लैंग्वेज का क्राइटेरिया जैसा कि विटगेनस्टाइन ने बताया है, 2 पोल हैं, एक कंट्राडिक्शन का आ गया, एक आपके टोटोलॉजी का आ गया, बीच में बाइपोलर हो गए। बाइपोलर तो सिंथेटिक में चली गई, कंट्राडिक्ट और टोटोलॉजी के जो 2 पोल हैं उन 2 पोल में लैंग्वेज का क्राइटेरिया आ जाता है। भाई अगली विटगेनस्टाइन उसी को इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे हमारे लैंग्वेज के रूल खुद हमें रोक देते हैं कि हम मैथमेटिक्स और लॉजिक की प्रोपोजिशंस को झूठ सिद्ध करें। झूठ करने सिद्ध करने से, झूठ कहने से तो सत्य ही रहती है हमेशा। आप कोई भी प्रोपोजिशन बोलते देखो लॉजिक की और मैथमेटिक्स की, आप जब उसे गलत बोलो तो ऑटोमेटिक आपकी लैंग्वेज में ही आप सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाओगे। दूसरे शब्दों में वो कहना चाह रहा था ट्रुथ ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स आर एनालिटिकल प्रोपोजिशंस और टोटोलॉजीज। सीधी सी बात, अभी हमने बात की है, थोड़ी देर पहले पूरा डिस्कशन करके आए हैं इस पे। मैथमेटिक्स और एनालिटिक की जो मैथमेटिक्स की जो प्रोपोजिशंस होती हैं वो एनालिटिकल प्रोपोजिशन होंगी और टोटोलॉजी होंगी। यही कारण है क्योंकि जब हम इनके अगेंस्ट जाते हैं तो हमारी खुद की लैंग्वेज की लिमिटेशंस आ जाती हैं और हम कहते हैं कि हम सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो गए। तो जब हमारी लैंग्वेज की लिमिटेशन, लिंग्विस्टिक फिलोसोफर क्यों एनालिटिकल फिलोसोफर है, वो सबसे पहले आपको आपके लैंग्वेज की लिमिटेशंस दिखाते हैं जो हमने आज डिस्कस किया है। हमारी लैंग्वेज के लिमिटेशंस क्या हैं? हमारी लैंग्वेज के लिमिटेशन सबसे पहले तो प्रोपोजिशंस में है, दूसरे हमारी लैंग्वेज के लिमिटेशंस एनालिटिकल और सिंथेटिक प्रोपोजिशंस में है। इसमें एक सीमा खींच दी जाती है सिंथेटिक प्रोपोजिशन एनालिटिक की, तो एनालिटिक साइड हो गई, वहां हमारी लैंग्वेज की लिमिटेशंस आ गई। अब सिंथेटिक प्रोपोजिशंस में हमारी लैंग्वेज झूलती रहती है, वहां पे हमारे पास वो लैंग्वेज गेम आ जाता है विटगेनस्टाइन का। विटगेनस्टाइन का इंटरप्रिटेशन अदर शब्दों में पूरा पूरा लॉजिकल पॉजिटिविज्म का
The criterion which we use to test the genuineness of apparent statements of fact is the criterion of verifiability. Verifiability. We say that a sentence is factually significant to any given person if and only if he knows how to verify the proposition which it purports to express. That is, if he knows what observations would lead him under certain conditions to accept the propositions as being true or reject it as. जब हम कहते हैं कि कोई प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है या उसकी जेन्युइननेस की स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की जेन्युइननेस क्या है, तो क्राइटेरियन है वो है वेरिफिकेबिलिटी। और वेरिफिकेशन करने का मतलब क्या है? किसी भी आदमी के लिए जो वो कहा जा रहा है तो उसका मतलब केवल और केवल इतना है कि किन कंडीशंस के रहते हुए, किन कंडीशंस के रहते हुए मैं किसी प्रोपोजिशन को सत्य या असत्य कहता हूं और वो मुझे उसे सत्य या सत्य, वो मुझे एक्सेप्ट करने या उसे डिनाई करने की ओर लीड करता है। और वो कंडीशंस क्या हैं? वेरिफिकेशन वो कंडीशंस। और वेरिफिकेशन कंडीशंस की दो कंडीशंस की बात हमने की। जब आप किसी प्रोपोजिशन को ट्रू या फॉल्स कहते हैं, जब आप किसी प्रोपोजिशन को कॉग्निटिव सेंस में लेके आते हो, आप कहते हो कि ये ज्ञान है या ये ज्ञान की सेंस में प्रोपोजिशंस आ रही है, यानी ज्ञान से परे नहीं जा रही है, इनसे कुछ ज्ञान हमें मिल रहा है, तो उसका कुल कहने का मतलब ये है कि हम उसे वेरीफाई करने की कोशिश करें। और वेरीफाई करने का जो प्रिंसिपल है वही हमें किसी प्रोपोजिशन को ट्रूथ या फॉल्स कहने का अधिकार देता है। और वेरिफिकेशन से केवल और केवल दो कंडीशंस हैं, या तो वो एम्पिरिकली वेरीफाई हो या फिर वो लॉजिकली वेरीफाई हो। इफ नाउ आई से स्टीलिंग, अब आ गया हो हमारी लिमिटेशंस देखो नॉलेज की। इफ नाउ आई से स्टीलिंग मनी इज रॉन्ग, पैसे चुराना गलत है। I produce a sentence which has no factual meaning, that is expresses no propositions which can be either true or false. Stealing money is wrong. क्या आप इसे सत्य या असत्य सिद्ध कर सकते हो? कोई भी आप में से एक सोचता हो कि ट्रू और फॉल्स प्रूव की जा सकती है? कभी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ना तो रॉन्ग की कोई डेफिनेशन फिक्स है, क्योंकि मेन सब तो इसमें रॉन्ग ही है। तो ये क्या है? ये जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, पूरी हमारी जो डिस्कशन थी, जो एथिकल प्रोपोजिशंस होती हैं, एथिकल स्टेटमेंट्स, मॉरल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये एक मॉरल स्टेटमेंट है। और ये मॉरल स्टेटमेंट होने के नाते ना तो ये ट्रू प्रूव हो रही है, ना फॉल्स प्रूव हो रही है। हम इसे ट्रू फॉल्स प्रूव ही नहीं कर सकते। और हम सारी दुनिया, सारी का सारा ये पृथ्वी पर जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, रिलीजियस पीपल हैं, और जो जितने भी प्रवचन वाले हैं, सब या तो इसमें उलझे हुए हैं या सब इसी में उलझा रहे हैं, इन्हीं को सिद्ध करने की कोशिश में लगे हैं। और यही डायलेमा है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। डायलेमा है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का, और ये हजारों सालों से चलता चला है। If I had written stealing money, अगर मैंने लिख दिया चोरी करना, where the shape and thickness of the exclamation mark shows by a suitable convention that a special sort of moral disapproval is the feeling which is being expressed. अब मैंने कहीं पर लिख दिया स्टीलिंग मनी इज रॉन्ग, और मैंने स्टीलिंग मनी लिख के उसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रखा, जैसे दो इन्होंने दो लगा रखे हैं, तो क्या बोलते हैं? ठीक, तो ये मार्क ही अपने आप में एक्सप्रेस कर देंगे कि एक्सप्रेस होना है। अब कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। स्टीलिंग मनी के पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, अब इतना कह के हमने लिख के चिपका दिया। अब व्हाट इज रॉन्गनेस एंड राइटनेस अबाउट इट? अगर कोई डाकुओं का गुफा में स्टीलिंग मनी लिखा हुआ है, उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा है, तो वहां उनका वो कर्म है, दैट इज नॉट रॉन्ग देयर। यही किसी गांधी के ऑफिस में लिखा हुआ है तो वो गलत हो जाता है। तो गलत और सही तो हमारी कंडीशनल हो गया, और गलत सही की कोई डेफिनेशन नहीं। तरह से मॉरल प्रोपोजिशंस कोई भी उठा के देख लो आप, उसमें ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सिर्फ
ये फीलिंग है, वो ये कहना चाह रहे हैं, सिर्फ ये फीलिंग है, सुटेबल कन्वेंशन है जो हम शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। आपसे जो पूछा है उसमें आपने जो भी शब्द बोला है उस शब्द का कोई अर्थ आपके बुद्धि में है, बिल्कुल वो होगा ना। अभी तो जस्टिफाइड, अभी जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ को तो मैं लेके भी नहीं आया हूँ। नॉलेज कहने का मतलब आपका सारा कुछ नॉलेज से ही चल रहा है। अगर आप इस समय बैठ के मेरे सामने क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके पास एक डिग्री है, वो डिग्री आपको हासिल जो होगी वो आपकी नॉलेज के बेस पे होगी। वरना कोई बच्चा, अगर कोई आपकी एज का 20 25 30, जितनी आपकी एज है, आई एम सॉरी आई डोंट नो, जितनी भी आपकी एज है उस एज का कोई और व्यक्ति हो जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पहले क्लास में भी नहीं गया है, क्या वो ये प्रश्न पूछ सकता था? तो नॉलेज का क्या काम? मनुष्य में और किसी पशु में सिर्फ एक अंतर है, क्या अंतर? रीजन, बुद्धि। उनमें बुद्धि नहीं होती, हमारे अंदर बुद्धि है। दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम। अब अगर हम उनसे डिफरेंट हैं तो थोड़ा सा एक बार सोचो, किस चीज में डिफरेंट? सिर्फ इस चीज में डिफरेंट है, हम भी जंगल में ही रहते थे, बरसात में गुफाओं में ही घुसते थे, जानवर मार के ही खाते थे। हम आज इतने जो जहां इस समय पहुंचे हैं वो क्यों पहुंचे, आप थोड़ा सा सोचो। अगर ये बुद्धि नाम की चीज हम में उन पशुओं से अलग नहीं होती तो शायद आज भी हम वो पशु ही होते, जिस तरह से वो पशु आज भी पशु ही है, कि नहीं? सही कह सकते, गलत सही नॉलेज नहीं है, गलत सही प्रपोजिशंस हैं। अगर मैं रफ सेंस में बताऊं तो सत्य असत्य आपकी शब्दावली होती तो ज्यादा अच्छा होता है, गलत सही तो मॉरल टर्म हो गया। मॉरल टर्म की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। आप या तो ये पूछो कि ज्ञान सत्य असत्य कैसे हो सकता है, तो ज्ञान सत्य सत्य जो होता है वो प्रोपोजिशंस होते हैं। ज्ञान सत्य सत्य होता, ज्ञान जो होता है सत्य सत्य होता है, गलत सही नहीं होता है। गलत सही तो मॉरल प्रोपोजिशंस की सेंस में वहां तो बात ही नहीं की जा रही, वो तो संवेदना है, अकॉर्डिंग टू एयर, अकॉर्डिंग टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो जो प्रोपोजिशंस है वो सत्य असत्य नहीं होंगी तो भाई फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि आप डेफिनेशन कोई भी दो, कोई कोई भी डेफिनेशन दे रहा है नॉलेज की, है तो नॉलेज ही, यही ना? है तो नॉलेज ही और यूज ही हो रही है, तो इसमें इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? सो ओके, तो इतना बखेड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब बोलने मानव बुद्धि काम कर रही है तो वो काम कर ही रही है। नॉलेज को आज तक कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया जा सका है। नॉलेज को आज तक भी कोई भी डेफिनेशन आ जाए उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जैसे एयर ने जेटीपी बोल दिया, जेटीपी पर बाद में गेटियर ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, गेटियर प्रॉब्लम के बारे में आपने पढ़ा होगा, उस पर उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऐसा ही क्वेश्चन मार्क इंडियन में 8th सेंचुरी में एक फिलोसोफर हुए हैं, उनका बुद्धिस्ट फिलोसोफर हुए हैं, आपको बताऊं तो नहीं, धर्म कीर्ति नहीं देखना नहीं, धर्मोत्तर, धर्मोत्तर करके एक 7th 8th सेंचुरी में बुद्धिस्ट फिलोसोफर हुए हैं। उसने न्याय का जो प्रिंसिपल था, व्याप्ति का, अनुमान का, जिसको कि हमेशा से एक्सेप्ट किया जाता रहा था, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो उसे रीडिफाइन करने की कोशिश करनी पड़ी बाद में गंगेश ने 11वीं सदी में। तो जब हम कह रहे हैं कि इससे फर्क क्या पड़ रहा है, तो इससे फर्क ये पड़ रहा है कि बहुत सी झूठी नॉलेज के साथ मनुष्य जाति जी रही होती है, और उस झूठी नॉलेज के साथ मनुष्य जाति के साथ चाहे तो मोरल साइंस में
या रैशनल सेंस में, इंटेलेक्चुअल सेंस में, फिजिकल सेंस में, मेंटल सेंस में बहुत से फ्रॉड, बहुत से धोखे हो रहे होते हैं, बहुत गलत रास्ते हम चल रहे होते हैं, तो क्लैरिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। आपके सामने में पारा, पारा देखा होगा ना आपने, पारा समझते हैं आप, पारा को क्या बोलते हैं? थर्मल, हाँ उसमें होता है, मरकरी बोलते हैं ना। आपके सामने मैं मरकरी लाके रखूं ग्लास में और कहूं लो पियो पानी है, तो अगर कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, आपका डिफरेंस क्लियर नहीं होगा, तो पी जाओ उससे, क्या फर्क पड़ रहा है? व्हाट विल बी द रिजल्ट? एसिड और पानी भी एक जैसे लगते हैं, मिट्टी और दलदल भी एक जैसे लगते, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और ये बहुत कुछ जो होता है, ये जो अगर इनका क्लैरिफिकेशन अलग अलग नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोविड आया था अभी पिछले दिन, कोई ज्यादा फर्क नहीं था, जो वायरस अपना इन्फ्लुएंजा का होता है कोविड के वायरस में, लेकिन अगर वो नॉलेज की सेंस में आके उसको अलग से सिग्निफाई नहीं किया हो गया होता तो आधी मानव जाति अब तक खत्म हो चुकी होती। ट्यूबर क्लोसिस आया, उसका इलाज ढूंढा गया। आपको याद हो आज से 10 15 20 साल पहले HIV की एड्स भरी पड़ी होती थी टीवी में, रेडियो में, दीवारों पे। आज आपको एक भी एड्स देखने को मिलती है? एड देखने को मिलती है? उस पर काम किया गया, उसको क्लैरिफाई किया गया, आज उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसलिए वो ऐड नहीं चल रही आजकल। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मे बी आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन कंप्लीटली, बट जो आप इस समय करना चाह रही हैं क्वेश्चन, उसका कुल मतलब इतना है कि बार बार डेफिनेशन बदलने की जरूरत नहीं है तो नॉलेज ही। वे नॉलेज की डेफिनेशन इसलिए बदल रहे हैं कि नॉलेज में राइट और रॉन्ग नहीं कहेंगे आपको, इनको हम ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ जाता है। फॉल्स नॉलेज जो होती है, नॉलेज तो नॉलेज है, पर नॉलेज ट्रू और फॉल्स भी तो है भाई। तो नॉलेज में से जो फॉल्स एलिमेंट्स हैं उनको जब अलग करते हैं तो नॉलेज ट्रू होके निकलती है। और जब वो नॉलेज ट्रू होके निकली तब हमें पता लगा ये जो ट्रू नॉलेज हम होके निकले ये तो डेफिनेशन में आ ही नहीं रही, जो नॉलेज की डेफिनेशन थी। तो फिर पंगा पड़ गया। इसका मतलब डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत है, रीडिफाइन करने की जरूरत है, तो फिर उसे रीडिफाइन किया गया ताकि फॉल्सिफिकेशन कम से कम रहेगी। सोक्रेटिस ने कह दिया ऑल द नॉलेज इज नॉलेज ऑफ द आइडियाज। प्लेटो ने उससे अपना आइडियलिज्म स्थापित कर दिया, इंपेरिकल वर्ल्ड खत्म, ये जगत तो माया है, भ्रम है, इल्यूजन है। उससे क्या खड़ा हुआ? इसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, कुछ है। उसको धर्मों ने अपना लिया, रिलीजन्स ने उसे उसको तुरंत कैच कर लिया, और हजारों सालों तक ह्यूमन सोसाइटी का एक्सप्लॉइटेशन होता रहा। रिलीजियस बुक सामने आ गई, बोले इनमें जो कहा वही कंप्लीट, वही सही। फिर साइंस का एरा आई, उसने उनको झुटलाया। नॉलेज रीडिफाइन होती रही तभी तो यहां तक हम पहुंचे हैं। दो सोक्रेटिस ने जो डेफिनेशन दी थी उससे कहां पहुंचे हम, और फिर उस डेफिनेशन के बाद जब ये डेफिनेशन आ रही है तो सोक्रेटिस की डेफिनेशन इस इंपीरिकल वर्ल्ड को तो बिल्कुल धक्का बता रही है, इल्यूजन बता रही है, गलत बता रही है, गलत क्या बिल्कुल है ही नहीं है, एग्जिस्ट, दिस इज माया, भ्रम है ये। लेकिन एयर की डेफिनेशन इस जगत को ही सही बता रही है, इसे ही सब कुछ बता रही है। तो फर्क आ गया, एयर की डेफिनेशन से फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म निकल के आ जाता है। ये लॉजिकल पॉजिटिव, ये जो एनालिटिकल फिलोसोफर थे इन्हीं के तो कारनामे थे जिसकी वजह से आप एग्जिस्टेंशियलिज्म की नई एरा देखते हो, प्रैग्मेटिज्म नाम की नई एरा देखते हो, फेनोमेनोलॉजी देखते हो, आप क्या बोलते हैं आपका पोस्ट मॉडर्निज्म की एरा देखते हो। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन अभी भी कुछ और है? ओके गुड। ये फिफ्थ स्टेटमेंट, 1 2 3 4 फिफ्थ स्टेटमेंट को देखो।
विश्वास, बिलीफ। अब इसमें जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, तीन चीजें आ गई। ठीक है, तो इन तीनों को अलग समझते हैं। जस्टिफिकेशन का मैंने आपको स्टार्ट में ही मीनिंग बताया था। जस्टिफिकेशन का होने का मतलब ये कोई सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, इंट्यूशन नहीं हो सकता, उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसे कम्युनिकेशन में आना पड़ेगा। ओके, तो हम विश्वास की बात करते हैं। बिलीफ किसे कहते हैं? व्यक्ति को वास्तव में प्रतिज्ञप्ति या कथन पर विश्वास करना चाहिए। उदाहरण है, यदि राजू को विश्वास है कि कल वर्षा होगी तो इस विश्वास है कि वर्षा होगी। विश्वास की उपस्थिति के बिना अन्य स्थितियां अप्रासंगिक हो जाती हैं। कोई भी प्रोपोजिशन है, कोई भी प्रोपोजिशन है, विश्वास को, जो बिलीफ है उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं यार, चाहे वो एनालिटिकल प्रोपोजिशन ही है, जब तक मनुष्य जाति का उसमें विश्वास नहीं आएगा वो होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विश्वास आना जरूरी है। ध्यान देना थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं तो इसको समझना, विश्वास और ज्ञान को, क्यों जेटीबी जो है वो इंपॉर्टेंट है। विश्वास एक अपने जो ये बाइबलिक फिलोसोफर्स हुए थे जो मिडाइवल एरा में, क्या नाम था उनका, एक्विनास, हाँ एक्विनास ऑगस्टाइन वगैरह, ये क्या कहते थे? विश्वास करो ताकि जान सको। पहले विश्वास करो फिर बुद्धि को लाओ। आप पहले विश्वास करके फिर ज्ञान की तरफ जाते हो, दैट इज नॉट नॉलेज। ये उस विश्वास की बात नहीं कर रहे। ये जिस विश्वास की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं पहले आप जानो ताकि आपको उसमें विश्वास आ सके। अगर ये कहा जा रहा है कि आप जी राजू को विश्वास है कि कल वर्षा होगी तो उससे विश्वास है कि कल वर्षा होगी, विश्वास की उपस्थिति के बिना अन्य स्थितियां अप्रासंगिक हो जाती हैं। तो राजू के इस विश्वास के पीछे कोई आधार है, वो है प्री नॉलेज उसको, और प्री नॉलेज से विश्वास खड़ा होता है। ए पर्सन मस्ट एक्चुअली बिलीव इन द प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। एग्जांपल, इफ राजू बिलीव्स दैट इट विल रेन टुमारो देन he believe it will rain without the presence of belief। थोड़ा आगे आओ, आगे है इसका मेन एनालिसिस। ट्रुथ क्या है? परिभाषा, डेफिनेशन। जिस प्रतिज्ञा कथन पर विश्वास किया जाता है वह सत्य होना चाहिए, यथार्थ अनुभव के अनुरूप रहना चाहिए। जिस भी स्टेटमेंट पर हम विश्वास करते हैं उसे ट्रुथ होना चाहिए। ट्रुथ होने का कुल मतलब उतना है कि उसका डेफिनेशन होनी चाहिए, वो डिफाइनेबल, उसे डिफाइन किया जा सके। जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सके उसके सत्य होने की संभावना समाप्त हो जाए। एग्जाम्पल, यदि राजू का यह विश्वास कि कल वर्षा होगी वास्तव में मौसम पूर्वानुमान के साथ मेल खाता है और वर्षा होती है तो यह सत्य विश्वास है, यह विश्वास सत्य है। यद्यपि यदि विश्वास वास्तविक मौसम की स्थिति के साथ संरेखित नहीं होता तो यह सत्य स्थिति को विफल कर देता है। ट्रुथ, फॉल्सिटी। तीसरी चीज है जस्टिफिकेशन। विश्वास को पर्याप्त साक्ष्य कारणों से समर्थित होना चाहिए जिससे तर्कसंगत या उचित विश्वास बन सके। उदाहरण, मान लीजिए कि राजू को विश्वास है कि वर्षा होगी क्योंकि उसने मौसम के पूर्वानुमान की जांच की, काले बादल देखो और मौसम विज्ञानी की भविष्यवाणी सुनी। इस मामले में उसका विश्वास उचित है क्योंकि यह उचित साक्ष्य पर आधारित है। दूसरों, यदि उसका विश्वास सिक्का उछालने आदर्श अनुमान पर आधारित है तो उसमें औचित्य का अभाव है। अब इन चीजों को, एक चीज राजू का एग्जाम्पल है, तीनों को उठा के तीनों चीजों को देखो। जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, जस्टिफिकेशन को लास्ट में रखते हैं, पहले बिलीफ पे आते हैं। राजू को विश्वास है कि कल वर्षा होगी, तो ठीक है, और कल वर्षा होती है तो इसका सत्य है। अब राजू के विश्वास जो है वो सत्य होना चाहिए। सत्य होने का मतलब क्या है? सत्य होने का मतलब पीछे हम देख के आए हैं, अभी ऊपर वाले में देखो तो विश्वास सत्य है, यदि विश्वास वास्तविक मौसम की स्थिति के साथ संरेखित है। तो राजू के इस सत्य के पीछे सबसे पहले तो राजू का विश्वास आ गया। उस विश्वास के पीछे की जो चीज है वो है उसका ट्रूथफुलनेस, वो विश्वास सत्य है। और उस सत्य के पीछे जो है वो है जस्टिफिकेशन। और वो जस्टिफिकेशन क्या है? अलाइनमेंट विद द वेदर फोरकास्ट। मौसम पूर्वानुमान है जो, उसके साथ उसका विश्वास अलाइन हो रहा है। तो जस्टिफिकेशन आधार दे रहा है ट्रूथफुलनेस को, ट्रूथफुलनेस आधार दे रहे विश्वास को। बात समझ में आई? हाँ, नहीं कंफ्यूजन देखो, आप एक तरफ तो पहले विश्वास करोगे फिर सत्य जांचोगे फिर जस्टिफाई करोगे, उल्टा चल के देखते हैं, फिर आपको बात समझ में आएगी। आपने विश्वास किया कि कल वर्षा होगी, बस बात खत्म, बात खत्म। आपने विश्वास किया कल वर्षा होगी क्योंकि हमारे गांव में जो जो भोलू है वो बरसात करवाने के लिए
बैठा हुआ है चौक में, बैठ जाते हैं ना वो, चलता है आजकल भी बरसात करवाने के लिए, मतलब एक दिन का व्रत कर लिया, 2 दिन का व्रत कर लिया। आर के नारायण की द गाइड, राजू 10 दिन बरसात करवाता है। तो वटेवर, तो आप बैठ गया, तो आपका विश्वास होगा कि कल वर्षा होगी, पूरा विश्वास होगा। क्यों? कोई रीजन नहीं है, बस विश्वास है। ठीक है। अब दूसरे दिन आपने चेक किया, बरसात हुई तो आपका विश्वास सत्य है, बरसात नहीं हुई तो आपका विश्वास असत्य है। सपोज बरसात हो गई, आपका विश्वास सत्य है। फिर इस सत्यता के पीछे ना कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास, बस आपने विश्वास किया और सत्य आ गया, बरसात हो गई, वहां बात खत्म हो गई। जस्टिफिकेशन, देयर इज नो जस्टिफिकेशन, बस आपने। अब क्या इसे विश्वास कहोगे आप, क्या इसे नॉलेज कहोगे या तुक्का कहोगे? आई वांट टू आस्क यू, तुक्का ही कहें, तुक्का ही कहेंगे ना। अब इसको उल्टा चल के देखो, उल्टा नहीं, उसी वे में चलेंगे थोड़ा लेकिन किस आधार पर चलेंगे? पहले विश्वास है, अब दूसरा व्यक्ति, राजू नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति है, वो कह रहा है कि बरसात होगी, कल बरसात होगी। राजू का भी विश्वास है कल बरसात होगी, और वेलान का भी विश्वास है कि कल बरसात होगी। राजू के विश्वास के पीछे कोई जस्टिफिकेशन की बात ही नहीं, बस उसने तो तुक्का मार दिया और दूसरे दिन बरसात हो गई, उसने कहा देखा मैंने सही कहा था, नो जस्टिफिकेशन। इधर वेलान भी कह रहा है कल बरसात होगी, बट वेलान के इस विश्वास के पीछे एक ट्रुथ है, एक सत्य है। वो सत्य क्या है? वो सत्य निकल के आ रहा है किसी जस्टिफिकेशन से, वेदर फोरकास्ट से। उसने वेदर फोरकास्ट देखा है, उसने आसमान में काले बादल देखे हैं, और उसने अनुमान लगाया है उन वेदर फोरकास्ट से, और उससे वेदर फोरकास्ट से, उस अपने एक्सपीरियंस से, कि ये सत्य है। नहीं, जस्टिफिकेशन दिया है कि कल बस अपने विश्वास के लिए जस्टिफिकेशन दिया, दूसरे दिन बरसात होती है। तो वेलान का जो विश्वास है उसमें नॉलेज है, या राजू का जो विश्वास है उसमें नॉलेज? ध्यान रखना, स्टेटमेंट दोनों की एक ही थी। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है लाइफ की, इनको ही तो एयर उठाते हैं अपने बुक में, प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज में। हम किसे नॉलेज समझे बैठे हैं, किस आधार पर नॉलेज समझे बैठे हैं? तभी तो जेटीबी कह रहा है जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। अब मुझे आप ये बताओ, जो वेलान का जो विश्वास है, उस उस विश्वास को नॉलेज कहेंगे, राजू के विश्वास को नॉलेज कहेंगे? हाँ, वेलान के विश्वास को हम नॉलेज कहेंगे, यही एयर कहना चाह रहे हैं। आपका विश्वास होगा ही होगा, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी स्टैब्लिश हो ही नहीं सकता। विश्वास सत्य या असत्य दो कैटेगरी में बटेगा, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, दोनों हो सकता है। लेकिन जो तीसरा है जस्टिफिकेशन, वो मेन आधार देता है इन दोनों को। सपोज दोनों की एक ही डिक्लेरेशन थी, कल बरसात होगी, राजू की डिक्लेरेशन के पीछे कुछ जस्टिफिकेशन नहीं था, वेलान की जस्टिफिकेशन के नीचे जस्टिफिकेशन था, और जस्टिफिकेशन था वेदर फोरकास्ट, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती है। तो राजू तो झूठा हुआ ही हुआ, पर राजू राजू के पास तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वेलान झूठा हो गया। अब यहाँ पे दोनों एक ही धरातल पे आ गए, बात ही खत्म। को जानने की कोशिश ही नहीं करेगा, जस्टिफाई करो ना करो। लेकिन नॉलेज जो है वो वेलान की कहलाएगी, क्योंकि उसके पास जस्टिफिकेशन था, सपोर्टिव रीजंस थे, सपोर्टिव स्टेटमेंट्स थी, सपोर्टिव इंपेरिकल एविडेंसेस थे। ये तो सिंथेटिक नॉलेज है ना, एनालिटिकल तो साइड में कर दो एक बार। एयर का अटेम्प्ट आपको उस तरह से प्रिंसिपल देना नहीं है, एयर का अटेम्प्ट पूरा का पूरा जस्ट नॉलेज को, स्केप्टिसिज्म तो स्वीकार ही कर रहे हैं ना भाई, मैं स्टार्टिंग बता के चला हूं आपको। सर्टेनिटी तो ला ही नहीं रहा ना, सिंथेटिक में सर्टेनिटी होती ही नहीं है। वो तो सिंथेटिक धरातल पर डिस्टिंक्शन कर रहा है कि सिंथेटिक के धरातल पे भी आपके साथ ऐसे धोखे होते हैं जिन्हें आप नॉलेज समझे बैठे होते हो। वो सिंथेटिक के धरातल पर ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉलेज वास्तव में है क्या। नीचे देखो, यदुराजू को विश्वास है कि कल बारिश होगी, उसका विश्वास वास्तविक मौसम पूर्वानुमान से मेल खाता है, और उससे उसने स्रोतों की जांच की और काले बादलों जैसे साक्षात देखे हैं, तो उसका विश्वास ज्ञान के रूप में योग्य है। दैट इज द जेटीबी मॉडल। अब क्वेश्चन जो था, मैं क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करना, मैं कुछ और बात करने लगा। हाँ।
जेपीटी मॉडल जरूर है इसका, लेकिन जब हमारे पास पूरे सपोर्टिव कारण होते हैं और फिर भी वो घटना नहीं घटती है तो ना घटे, ये उसे एनालिटिकल थोड़ी बोल रहे हैं भाई, 2+2 4 होगा ही होगा। बिल्कुल, जेपीटी सिंथेटिक कैटेगरी के लिए ही आ रहा है। सिंथेट वो, नहीं वो सिंथेटिक ही कहलाएगा, वो सत्य रहे चाहे असत्य रहे, तो वो सिंथेटिक ही। बिल्कुल, सिंथेटिक नॉलेज ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकती है। कोई भी उदाहरण उठा के देखे सिंथेटिक नॉलेज को, कोई भी उदाहरण उठा के देखे, वो सिंथेटिक नॉलेज जो होती है वो वर्ल्ड की होती है, वर्ल्डली नॉलेज होती है, हम लोगों के बीच का ज्ञान है। वो ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। वो ये नहीं कहना चाह रहा, वो कहता है ट्रू फॉल्स मतलब नहीं है। वो तो पहले उन्हें सिंथेटिक मान रहा है, तो ट्रू फॉल्स तो हो ही सकते हैं, तो वो तो उनके लिए मॉडल लेके आ रहा है जेटीपी का। आप किस चीज को नॉलेज कहेंगे और किस चीज को नॉलेज की कैटेगरी से बाहर रखेंगे, क्योंकि बिलीफ तो दोनों में आएगा, ट्रूथफुलनेस भी दोनों में आएगी, लेकिन जस्टिफिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि नॉलेज के पीछे जस्टिफिकेशन होना होगा ही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है वही उसके पास जस्टिफिकेशन हो, या किसी ने वेदर फोरकास्ट किया उसी के पास जस्टिफिकेशन हो। इसको भी बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति है, बहुत बुजुर्ग है हमारा, उसने एक छोटा सा एक लकड़ी ली और उसने गाड़ दी जमीन में, और उस लकड़ी का सूर्य की दिशा वगैरह वो देख रहा है, और देख के वो चारों तरफ से उसे देख कर वो कह रहा है कि 5 दिन बाद बारिश होगी, और 5 दिन बाद बारिश हो जाती है। तो ये भी एक तरह का जेटीबी है, ध्यान रखना। उसके पास जस्टिफिकेशन है, न हो तो न हो, पर रीजन होना जरूरी है, जस्टिफिकेशन होना जरूरी है। घटना सत्य असत्य हो सकती है, पर जस्टिफिकेशन होना जरूरी है। अगर किसी के पास जस्टिफिकेशन नहीं है तो दैट इज नॉट अ नॉलेज। अब जस्टिफिकेशन में कोई ये भी कह सकता है, यहाँ पे एक और समस्याएं बहुत उठाता है, इस तरह के बहुत से उदाहरण उठाता है ये अपनी किताब में, और तरह तरह के उदाहरण उठा के बताता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि कोई व्यक्ति कहे कि कल बारिश होगी और कल बारिश हो जाती है, और जस्टिफिकेशन उसके पास ये है कि पिछले कोई उसने रिलीजियस बुक उठाई, मुझे इस किताब में लिखा है कि इस दिन बारिश होगी ही होगी। तो उस रिलीजियस बुक में वो लिखने के पीछे क्या जस्टिफिकेशन है? जस्टिफिकेशन का मतलब जस्ट जस्टिफिकेशन नहीं है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। ठीक है, और आगे एक्सप्लोर करेंगे इसको, अभी और आगे आएगा, देखो जरा इसे। यद्यपि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जेटीपी मॉडल को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से गेटियर समस्या जैसे दार्शनिक विचार प्रयोगों के माध्यम से, जहां उचित सत्य सामान्यताएं ज्ञान का गठन करती हैं। इन विषयों में समकालीन ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की परिभाषा परिष्कृत हुई। अब जो गेटियर था, मेरे ख्याल से गेटियर तो 1958 के आसपास आता है, 56 या 58 के आसपास, जहाँ तक मुझे पता है गेटियर का जो आर्टिकल आया था, गेटियर प्रोटोकॉल वाला, वो एयर की जो 1952 या 54 में जो बुक आती है, ये प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, इसके बाद आया जहां तक मुझे पता, आई एम नॉट श्योर। तो गेटियर की जो प्रॉब्लम थी उसका जवाब एयर ने, जो जेटीबी है, क्योंकि गेटियर ने जेटीबी पे ही क्वेश्चन मार्क लगाया, तो एयर जो होता है गेटियर के जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर बाद में देते हैं, वो उसे और डिफाइन करने, वो कहते हैं कि जो जस्टिफिकेशन है उसको और अधिक डिफाइन करने की जरूरत है, जेटीबी को और अधिक परिष्कृत करने की जरूरत है, उस पर भी कर लेंगे बात। सत्य और निश्चितता, ये इस बात पर जोर देते हैं कि किसी चीज को जानने में उसका सत्य होना सम्मिलित है, लेकिन ज्ञान के लिए केवल सत्य ही पर्याप्त नहीं है। सत्यता नॉलेज नहीं बनाती है। कोई चीज सत्य प्रूव हो जाए, जैसा कि अभी हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया राजू वाला एग्जांपल उठा के, वो नॉलेज का जस्टिफिकेशन नहीं करते। सत्य कथन के विषय में पूर्ण निश्चितता ज्ञान की गारंटी नहीं देती, और ऐसे उदाहरण की जांच करते हैं जहां व्यक्ति वास्तव में इसे जाने बिना किसी चीज के बारे में निश्चित हो सकते हैं। इनको
बात कह रहे हैं। जो सत्य, जो ट्रुथ स्टेटमेंट होती है, डज नॉट गारंटी नॉलेज एंड एयर एग्जाम्स एग्जाम्पल्स, वो ज्ञान की गारंटी नहीं होती है। आप किसी ट्रुथ स्टेटमेंट्स के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त, दैट इज नॉट नॉलेज। पूरा का पूरा अटैक जो है ऑर्थोडॉक्सी हमारी थिंकिंग है उसके ऊपर। कोई कथन पूरी तरह से सर्टेन हो सकता है, दैट कैन नॉट बी नॉलेज। वो ज्ञान होने की गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण उठाए जा सकते हैं, ऐसे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। आपके इसमें क्या बोलते हैं, जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके अंदर इस तरह के उदाहरण मिल सकते हैं। उनमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट मिल सकते हैं जो अक्सर सत्य प्रूव होगी, बहुत मौकों पे सत्य प्रूव हो जाती है, बट वो नॉलेज होने की गारंटी नहीं है जब तक कि उसमें विश्वास के साथ साथ जस्टिफिकेशन का प्रमाण नहीं दिया गया। ज्ञान के दावों की वैधता के लिए विश्वास और वास्तविक स्थिति के मध्य संवादिता महत्वपूर्ण है। लेके आता है राइट टू बी श्योर का पॉइंट लेके आता है नीचे, राइट टू बी श्योर। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, यहीं से ये सारा प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज में सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये ज्ञान के लिए अन्य आवश्यक तत्व के रूप में पूर्ण निश्चितता की धारणा का परिचय देते हैं। आई कंक्लूड दैट द then that the necessary and sufficient condition for knowing that sometimes something is the case are first that what one is said to know be true, secondly that one be sure of it, and thirdly that one should have the right to be sure। यहाँ है ये पॉइंट। देखो जेटीबी की बात कर चुका है, जेटीबी को डिफाइन कर चुका है, किस तरह से बता रहे, तो क्वेश्चन आ जाता है जस्टिफिकेशन का। अब जस्टिफिकेशन के प्रश्न को लेकर वो जब सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन की बात करता है, तीन चीजों की बात करता है। फर्स्ट थिंग, व्हाट वन इज सेड टू नो बी ट्रू, जो किसी ने कहा है नॉलेज के नाम पर उसे सत्य होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, दैट वन बी श्योर ऑफ इट, और जिसने ये बात कही है वो इस बारे में श्योर होना चाहिए, आश्वस्त होना चाहिए पूरी तरह से। एंड द थर्ड कंडीशन, thirdly that one should have the right to be sure। सिर्फ इतना नहीं श्योर है, सामने वाले को श्योर होने का अधिकार होना चाहिए, वो अधिकृत होना चाहिए अश्योरिटी के लिए। ऐसे ही थोड़ी खड़ा हो जाएगा कोई अश्योरिटी बोल देगा, लाइक राजू ने कह दिया कल बारिश होगी, मैंने कह दिया कल बारिश होगी, वो श्योर है और दूसरे दिन बारिश भी हो जाती है, लेकिन क्या उसे श्योर होने का राइट है? जब उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसे श्योर होने का कोई राइट नहीं है। शब्द प्रमाण पढ़ा होगा इंडियन फिलोसॉफी में, क्या डेफिनेशन है शब्द की जब प्रमाण बोलते हैं उसे? तो पुरुष शब्द है, ये डेफिनेशन है ना। आप पुरुष के शब्द प्रमाण होते हैं, सत्य होते हैं। कैसे? आप पुरुष का क्या अर्थ है? आप पुरुष का मतलब कुल इतना नहीं है कि उसका कोई वहां डिफेक्ट नहीं है, ये भी है, ये भी है। मेरी कार में मेरे साथ कोई व्यक्ति बैठा है जिसका कोई यानी डिफेक्ट नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी गुणवान, मैं पहाड़ में जा रहा हूँ उसके साथ और रास्ता भूल गया। अब मैं उससे कहता हूँ बता भाई रास्ता, तो क्या वो उस कंडीशन के लिए आप पुरुष है? उस कंडीशन के लिए आप पुरुष वो है जो वहां का लोकल व्यक्ति है। आप पुरुष का अर्थ है ये। तो मैं उससे पूछूंगा कि रास्ता बता, तब तो वो बताएगा भाई ये रास्ता। तो आप तो पुरुष कहने का मतलब आप तो पुरुष का यहाँ पे वही क्वेश्चन यहाँ पे वही सेम वही कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, राइट टू बी श्योर। आप मेरे सामने मैथमेटिक्स की इक्वेशन लेके आओ और मुझसे पूछे कि सर इसे सॉल्व करो और मैं आपको कुछ भी अड़ंग बड़ंग करके बता दूं, तो मुझे उस श्योरिटी का मुझे राइट, मुझे अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स की फील्ड से ही नहीं हूं। मैंने 10वीं 12वीं लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ा है,
तो मुझे जब अधिकार ही नहीं है तो मैं किसी को कोई चीज आपको करके दूं, उसकी श्योरिटी चाहे मैं सही ही करके दूं आपको, पॉइंट ध्यान रखना, चाहे मैं आपको उसको सही ही करके दूं, लेकिन क्या मुझे उसका राइट है? नहीं है। मुझे फिलोसफी की फील्ड का राइट हो सकता है, मैथमेटिक्स का राइट मैथमेटिक्स वाले को ही होगा। पहला, जो सामने वाला बोल रहा है वो सत्य होना चाहिए। दूसरा, जो वो बोल रहा है वो सत्य है और उसके बारे में उसे श्योर होना चाहिए स्वयं को पूरी तरह से, ये ना कह दे कि यार सत्य तो होगा लेकिन पता नहीं कैसे होगा। श्योरिटी ना हो, नॉलेज की सेंस नहीं बनेगी, सर्टेनिटी की सेंस नहीं बनेगी। सर्टेनिटी की सेंस कैसे बनेगी? उसे श्योर होना चाहिए। थर्ड, उसे श्योर होने का अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए, तब वहां सर्टेनिटी आएगी उसका, उस नॉलेज में। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन एयर यहाँ पे लेके आता है, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे।